वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे हम हर उस डॉक्यूमेंट के बारे में जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको जानना चाहिए। ये सारे कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, चलिए इनको देखते हैं क्या पॉइंट्स है। जैसा कि ऑल सर्टिफिकेट शुड बी इधर इन इंग्लिश और हिंदी। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें जो लैंग्वेज यूज होगा वो या तो हिंदी होना चाहिए या तो इंग्लिश होना चाहिए। अदर देन अगर इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट है तो आपको फिर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में ट्रांसलेटेड वर्जन भी लेके जाना है, मतलब ट्रांसलेट करवा के ले जाना है आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इंग्लिश और हिंदी वाला डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करा के ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देखिए कि हर एक सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे चाहे पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी वालों का सर्टिफिकेट हो, हर एक जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसका एक अपना एक फॉर्मेट होता है। आपको जो सर्टिफिकेट्स लेके जाना है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लेकर जाना है। और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स क्या है ये नोटिस में दिया हुआ था और मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो दिखाऊंगा भी कि कौन से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको लेके जाना है अपना सर्टिफिकेट। उसका जो अगला पॉइंट है वो है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑन डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं लेके जाते हो, मान लीजिए कि आपसे अगर कोई एक डॉक्यूमेंट छूट जाता है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट निकलता है, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जा सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है। आपका अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नो एडिशनल टाइम लिखा हुआ है, मतलब तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन, मतलब इसका यही मतलब है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपको फिर से दोबारा वो डेट नहीं देंगे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। ऑन स्पॉट अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप क्वालिफाइड हो, अदरवाइज अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट छूटता है तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे और कोई सेकेंड चांस आपको नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट दिखाने का। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि सेकेंड चांस इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये सारा कुछ जो है ये मेंशन नहीं किया होता है नोटिस में, बट ये कॉमन वाला बात है, इसे आप लेकर के जाइएगा। जैसे कि 2 फोटोकॉपीज आपको लेकर के जाना है, ईच डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज आपको लेकर के जाना है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है इन ट्रू कलर। इन ट्रू कलर मतलब कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट जिस कलर में है, मतलब एक कलर प्रिंट करा के लाना है, आपको कलर प्रिंट करवा के आपको लेकर जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स का, और कम से कम 2 कॉपीज लेकर ही जाना है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और एक आईडी प्रूफ, इतना सारा कुछ था जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने टाइम ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अगर आप मिस्टेक करिएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और खास करके इस वाले पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला अगर आपने गलती कर दिया तो फिर मे भी आपका जॉब खतरे में आ सकता है। अब अगला देखते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी इसमें। तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट में आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का जो भी आपके पास है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके इक्विवेलेंट अगर कोई दूसरा कोर्स आपने किया था तो उसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और एक बात ये भी याद रखिए कि बहुत सारे बोर्ड्स में होता है कि उनको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग मिलता है। तो अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग मिला तो आपको दोनों ही लेकर के जाना है। अदरवाइज बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है कि जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक साथ ही होता है, मतलब मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट का भी काम करता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
10th क्लास का मार्कशीट देना है, उसके बाद 12th क्लास मतलब इंटर या हायर सेकेंडरी जो बोलिए, या तो इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स अगर आप लोगों ने किया है तो उसका मार्कशीट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और 12th क्लास में भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 12th क्लास में भी अगर आपको अलग से पासिंग सर्टिफिकेट मिला है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर आपका कल मार्कशीट ही था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए अगला है ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। देखिए ये जो है यूनिवर्सिटी डिग्री, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जैसे कि बहुत सारे पोस्ट थे जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया था क्वालिफिकेशन में, तो उन सारे पोस्ट में अगर किसी का सिलेक्शन होता है ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में तो आपको यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के जाना है, या उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स अगर आप लोगों ने किया है तो वो लेकर के जाना है आपको। और उसके बाद जो सबसे मस्ट चीज है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके साथ ही बहुत सारे एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे कैटेगरीज है, तो उनको अपना खुद का एक सर्टिफिकेट जो होता है वो लेकर के जाना है, जिसके बारे में मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको बेसिकली पता चल गया कि आपको क्या क्या लेके जाना है। पहला 10th क्लास का मार्कशीट, दूसरा 12th क्लास का मार्कशीट, और अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जाना है। उसके बाद थर्ड वाला यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री, और चौथा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, और वो भी उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इन्होंने बताया है। तो चलिए हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा फॉर्मेट इशू किया गया है। देखिए ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। मतलब इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में ही सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि इसमें बहुत सारे अथॉरिटीज होती हैं जो इस कास्ट सर्टिफिकेट को इशू करती हैं, तो वो सारे अथॉरिटीज जिससे वैलिड होगा, ये सारे अथॉरिटीज का यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट। जितने भी अथॉरिटीज इस कास्ट सर्टिफिकेट को इशू कर सकती हैं उन सबका यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपको इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान देने वाली है, जैसे कि नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। और ये जो 1 साल आपका जो काउंट होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब डेट आ जाएगा उस डेट से काउंट होगा। उस डेट से 1 साल पहले तक का होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसका डेट क्या काउंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका डेट आएगा उससे काउंट होगा, उससे 1 साल पहले तक का। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए और एक है आपको जो देना पड़ेगा वो है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स एज पर एनेक्सर 2A। मतलब कि जो भी है ओबीसी कैटेगरी में हो आप लोगों को एक और देना पड़ेगा डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, आप क्रीमी लेयर से बाहर हो, इस चीज का आपको डिक्लेरेशन लिख करके देना पड़ेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो। तो ये दोनों आपके लिए है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो अपना सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसका मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ये आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फॉर्मेट है। ऐसा आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखिए जिन्होंने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अप्लाई किया था उनको फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उनका भी अपना कुछ फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपको वो फॉर्मेट देखना है तो आप ऑफिशियल नोटिस में जाकर के वहां से आप देख सकते हो कि आपके डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मेट में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया था एसबीआई चालान से तो आपके पास वो जो चालान का एक कॉपी आपको दिया गया था वो भी आपको लेकर के आना है। मुझे पता नहीं ये क्यों मांगा जा रहा है, बट ये इसमें नोटिस में लिखा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है तो आपके पास उस चालान का दूसरा जो और एक कॉपी था वो आपके पास होना चाहिए, और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के आना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देख लीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आपने अगर अपना फॉर्म भरा था
तो आपको ज़्यादा कुछ लेकर के जाना नहीं पड़ेगा, बस केवल ये मैट्रिक का अपना सर्टिफिकेट, 12th का, और अगर आपने ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में अप्लाई किया था तो ग्रेजुएशन वाला आपको डिग्री लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब वही ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेकर के जाना पड़ेगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा, बस इतना ही। और इस वाले में जैसे मैंने बताया था कि कम से कम 2 फोटोकॉपीज लेकर के जाना है आपको हर एक डॉक्यूमेंट का, इन ट्रू कलर, मतलब कलर प्रिंट में लेकर के जाना है, और दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो और एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। तो ये सब कुछ था जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना चाहिए था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना चाहते हो आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम इसके ऊपर भी एक अगर वीडियो बना देंगे अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो।